नमस्कार। आज हम दो मुद्दों पे बात करेंगे। पहले तो सीएए पे और इसके बाद जो आज ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है स्पीकर्स की पावर्स के ऊपर। जब कोई डिस्क्वालिफिकेशन की याचिका डाली जाती है असेंबली में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अक्सर में ऐसा होता है कि स्पीकर फैसला करते ही नहीं। जहां उनको लगता है कि फैसला नहीं करना चाहिए वहां करते ही नहीं। तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले आते हैं कि प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के सीएए के बारे में 9 झूठ। The 9 lies perpetrated by this government, the Prime Minister as well as the Home Minister. पहला झूठ, CAA is not discriminatory. अब शायद मालूम नहीं इन्होंने संविधान पढ़ा है कि नहीं, सिटीजनशिप एक्ट पढ़ा है कि नहीं। मैं आपको चंद मिनटों में समझा देता हूं कि जब हिंदुस्तान रिपब्लिक बना 1950 26 जनवरी में, तो किस आधार पे नागरिकता मिलनी चाहिए वो संविधान में लिखा है। पहली बात कि कोई भी यहां अगर पैदा होता है तो उसको नागरिकता मिल जाती है। वो मुसलमान पैदा हो, हिंदू पैदा हो, बौद्ध पैदा हो, क्रिश्चियन पैदा हो, धर्म से कोई मतलब नहीं। दूसरा, अगर उनके माता पिता यहां पैदा हुए हैं तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। उनके माता पिता मुस्लिम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात। तीसरा, नेचुरलाइजेशन, मतलब कि अगर कोई भी यहां 11 साल रह चुका है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। इंडियन रिपब्लिक, तो अगर मैं 11 साल यहां रहा हूं, चाहे मैं मुस्लिम हूं, हिंदू हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, बौद्ध हूं, मुझे नागरिकता मिलेगी। दैट इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन। चौथा, रजिस्ट्रेशन। मैं अपने एप्लीकेशन देता हूं कि आप मुझे सिटीजन बना लीजिए, उसमें कोई धर्म का आधार नहीं है। और पांचवा, टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि गोवा जब हिंदुस्तान का अंग नहीं था, तो जब अंग बना तो जो गोवा में रहते थे वो बौद्ध हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, गोअन्स हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, वो भी, या सिक्किम में, जब सिक्किम भी हमारा अंग नहीं था एक वक्त, तो बाय दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन। मतलब कि ये जब 5 प्रावधान के आधार पे नागरिकता मिलती है, तो यहां धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे संविधान में है, क्योंकि ये बात जनता को आज तक शायद पहुंची नहीं कि किस आधार पे नागरिकता मिलती है। फिर उसके बाद 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया, और सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत भी यही प्रावधान है कि 1950 से लेकर 1987 तक जो भी यहां पैदा हुआ उसको नागरिकता मिलेगी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो। 1987 से लेकर 2003 तक अगर किसी के दोनों माँ बाप सिटीजन्स हैं तो उनको नागरिकता मिलेगी, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो। और अगर 2003 के बाद अगर किसी के एक पेरेंट यहां पैदा हो, इंडियन सिटीजन हो, और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो, तो उसको नागरिकता मिलेगी। ये असम अकॉर्ड के अंतर्गत दिया गया। तो ये या तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या सिटीजनशिप एक्ट। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं और गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, ये तो हमारा संविधान है और ये हमारा कानून है। कहीं धर्म का यहां नाम है सिटीजन से जुड़ा हुआ?
इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में नागरिकता धर्म के आधार दी जा रही है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो पहला झूठ, उन्होंने कहा ना कि इट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया इट इज टोटली डिस्क्रिमिनेटरी। दूसरा झूठ, CAA has nothing to do with NRC. सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का NRC से, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। यह भी झूठ, क्योंकि अमित शाह ने खुद अप्रैल 2019 में कहा कि पहले CAB आएगा, उसके बाद NRC आएगा। और 9 दिसंबर 2019 को अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि नेशन वाइड NRC आएगा आफ्टर पासिंग द CAA। तो फिर कहना कि CAA हैज नथिंग टू डू विद NRC इज द सेकेंड लाई, दूसरा झूठ। तीसरा झूठ, मोदी जी कहते हैं दिसंबर 22 रैली में, एक बड़ी रैली में, कि सिंस दे केम टू पावर देयर हैज बीन नो डिस्कशन इन द NRC। ये तीसरा झूठ, क्योंकि जून 20, 2019 में जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में, आपको मालूम है कि जैसे शुरू होता है पार्लियामेंट, एक स्पीच होती है प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति जी की, वहां स्पीच में यह कहा गया कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट द NRC ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस इन एरियाज अफेक्टेड बाय इनफिल्ट्रेटर्स। तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, अगर प्रेसिडेंशियल एड्रेस में ये आपने कहा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि देयर हैज बीन नो डिस्कशन ऑन द CRC सिंस वी केम टू पावर? 21 नवंबर 2019 में अमित शाह ने राज्यसभा में भी ये बात कही कि NRC आने लाने वाले हैं। मैं खुद राज्यसभा में कहा था। और कई बार सवाल जब पूछे गए और मंत्री जब जवाब देते हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम NRC को इंप्लीमेंट करेंगे। अगर NRC को इंप्लीमेंट करना है तो डिस्कशन तो हुई होगी ना। कोई मंत्री कैसे कह सकता है और अमित शाह जी कैसे कह सकते हैं, और प्रेसिडेंशियल एड्रेस में यह बात कैसे रखी जा सकती है अगर उसकी डिस्कशन ही ना हुई हो? तो तीसरा झूठ, थर्ड लाई। और चौथा झूठ, NRC process is not legalized. NRC has not been notified. It's an absolute lie. Why? Because 2003 में जब NRC अडॉप्ट किया गया 1955 सिटीजन एक्ट के अंतर्गत, जो मैंने अभी आपको बताया, उसका एक क्लॉज 14 स्मॉल a है, that talks of maintaining a national register of Indian citizens. It's already in the law. In 2003, when Vajpayee ji was in power, and they established a national registration authority under the RGI Act, called the RGI Act, and that authority will frame rules and a national identity card for each person. Each citizen of India will be given. तो अगर 2003 के कानून में यह प्रावधान ऑलरेडी है और वो नोटिफाइड है, तो आप कैसे कह सकते हो द NRC प्रोसेस इज नॉट बीन लीगलाइज्ड? चौथा झूठ। पांचवा झूठ, NRC yet to start, यह भी झूठ। दिस इज द फिफ्थ लाई। Clause 4 of the rules of 2003 say population register to be prepared by collecting information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of the local registrar. Unquote. This is part of Clause 4 of Rules of 2003. And Minister of State Riju said on July 23 in Parliament, NRC based on collection of data under the scheme of the National Population Register. House to house enumeration to start from April 1, 2020 and to end on September 30, 2020, notified through a Gazette notification on July 31, 2019.
Another lie. It is notified, gazetted. This process will start from April 1. 1 अप्रैल से ये शुरुआत हो जाएगी इसकी, और नोटिफिकेशन इश्यू हो चुकी है। ये पांचवा झूठ। छठा झूठ, NPR has nothing to do with NRC. This is another lie. आपको मालूम है कि हाउस होम मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट 2018-19 में ये कहा गया, मैं एनुअल रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, कि NPR is the first step towards creation of NRC. This is the part of the Home Ministry Annual Report 2018-19 कि NRC का पहला जो कदम होगा वो NPR होगा। ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में लिखा है 2018-19 की। और डेमोग्राफिक डेटा को अपग्रेड किया जाएगा, जो 2010 में था वो 2015 तक अपग्रेड किया जाएगा, और सेंसस अथॉरिटीज को ये हक दिया जाएगा कि ये प्रोसेस आगे ले जाएं, और उसमें 6 सवाल और ऐड किए जाएंगे। और ये कहते हैं कि NPR has nothing to do with, विदाउट द NPR NRC हो ही नहीं सकती। NPR में क्या होगा कि कोई भी स्टेट लोकल रजिस्ट्रार विल आस्क ए लोकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि आप गो टू एवरी हाउस, घर घर में ये जाकर पता करो कि वहाँ कितने लोग हैं, उनसे सवाल पूछो। 6 सवाल और ऐड हो गए, और जहाँ उसको लगता है कि ये नागरिक डाउटफुल है, उसके NPR में D लगाया जाएगा, और जब D लगाया जाएगा तो उसको नोटिस इशू होगा, 30 दिन का नोटिस इशू होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा, फिर 90 दिन में फैसला होगा, फिर उसके बाद अपील होगी। ये सारा प्रोसेस है। जब वो डिक्लेयर हो जाएगा कि ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, फिर NRC में उसका डेटा चले जाएगा। तो ये कहना कि NPR has nothing to do with the NRC अपने आप में झूठ है, क्योंकि विदाउट द NPR there can be no NRC, हो ही नहीं सकता। ये छठा झूठ। सातवां झूठ, नो इंडियन हैज एनीथिंग टू फियर। आपको मालूम है कि फखरुद्दीन साहब जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी फैमिली के नाम असम के NRC में नहीं थे। और मोहम्मद सनाउल्लाह कारगिल वॉर में जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला था, उनका नाम भी मिसिंग था। अगर इन लोगों के नाम मिसिंग हैं तो एक गरीब आदमी का नाम मिसिंग होगा तो वो जाएगा कहां? किस वकील के पास जाएगा? कहां जाएगा? 30 दिन में उसको याचिका डालनी होगी, कौन बनाएगा? अगर ये कार्रवाई यहां सारे देश में चलती रही तो गरीबों के पास तो कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं। अब किसी गरीब हिंदू परिवार को पूछो, मैं किसी और बात नहीं कर, हिंदू परिवार को, किसी गरीब को पूछो कि आप बताओ कि आप नागरिक हो इस देश के, नहीं, तो वो क्या बोलेगा? नागरिकता कैसे वो कहेगा कि मैं नागरिक हूं या नहीं हूं? गरीब के पास तो कोई पासपोर्ट होता नहीं है, और पासपोर्ट से तो नागरिकता भी नहीं मानी जाती। तो कौन सा कागज पेश करेगा नागरिकता दिखाने के लिए? तो इसीलिए ये जो फ्रॉड उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये गरीब हिंदू परिवारों को पकड़ रहे हैं, उनके पास कोई कागज है नहीं, और कह रहे हैं कि देखो हमने नागरिकता दे दी हिंदुओं को। इतना बड़ा फ्रॉड, हाले रूल्स भी नहीं फ्रेम हुए CAA के अंतर्गत, और ये फ्रॉड हो रहा है इस देश में। ये सातवां झूठ, नो इंडियन हैज एनीथिंग टू फियर। The poor people of India have everything to fear, and it is not related to any dharam, any religion. It is related to the poor people of India who don't have papers. Even the rich don't have papers. My brothers and sisters were born in Pakistan. Where will they get papers? So this is the 7th lie, that no Indian has anything to fear. Lie number 8. Modi says no detention centers. Another lie. In fact, there are already 6 detention centers in Assam.
and there are 988 people already in those detention centers. And on January 9, 2019, Union of India sent general consolidated instructions for construction of detention centers. Union of India to Karnataka in an affidavit filed in the Karnataka High Court on November 28, 2019 for setting up foreigners who have entered illegally in India to stay in those centers. And instructions have been issued in 2014, followed up in 2018. Karnataka, Maharashtra. Sites have been allotted. And Prime Minister says there are no detention centers. How do you expect the people of India to believe the Prime Minister and the Home Minister? Lie number 9. No force used against demonstrations. No force used against demonstrations. 28 लोग उत्तर प्रदेश में मारे गए और ये कहते हैं कि हमने कभी फोर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया। मतलब कि उनके घर जला दी, शॉप्स जला दी गई, मोटरसाइकिल जला दिए गए, गाड़ियां जला दी गई, घर में जाकर मारा, कपड़े उतार के मारा, और ये कहते हैं कि no force has been used for peaceful demonstrations. In 1893, Vivekananda ji said, I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. Close quote. This is Swami Vivekananda ji. अब जिनके पास विवेक ही नहीं है वो स्वामी जी की क्या बात करेंगे। तो ये गृह मंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी के 9 झूठ मैंने आज आपके सामने रखे और आंकड़ों के साथ, एविडेंस के साथ। अब गृह मंत्री जी ने कहा है कि आइए राहुल जी मेरे से डिबेट कीजिए, अखिलेश जी मेरे से डिबेट कीजिए, ममता जी मेरे से डिबेट कीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि आइए आप मेरे साथ डिबेट कीजिए, किसी वक्त भी, कहीं भी आप तय कीजिए और मैं तैयार हूं। डिबेट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स क्या होंगे हम एक दूसरे में बहस करके, बातचीत करके तय कर लेंगे और उसके बाद खुलेआम डिबेट हो जाए और आपके जो असत्य भाषण हैं, वाक हैं, वो सबके सामने आने चाहिए। क्योंकि असलियत यह है कि आज गीता गोपीनाथ ने कहा है कि IMF कहती है कि जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ है वो 4.8% होगा। And she has also said that it is a drag on the global economy, of the world economy. So just as our growth is a drag on the global economy, the actions of our Prime Minister and the Home Minister are a drag on democracy. That is the reality of India. Do you know something that perhaps you don't know? In India today, in the age group of, I think, 20 to 25, in the year 2019, the unemployment rate is 63%. Perhaps you don't know this fact. 63%. The graduate unemployment, people who are graduates, this is the graduate unemployment rate. 63%. That is why children are out in the streets. It is nothing to do. मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जरा उनके कपड़े देखो और पहचानो कौन है ये हिंदुस्तान के छात्र हैं, वो मासूम छात्र हैं जो आपसे खुश नहीं हैं, जिनको अगले दिन का सवेरा नजर नहीं आता, जिनको मालूम नहीं कि कल उनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनका भविष्य क्या होगा।
पीएचडी के लोग पीएन की नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये हाल है हिंदुस्तान का। और आप बात करते हो कपड़ों की, और आप बात करते हो एनआरसी की, और आप बात करते हो एनपीआर की, और आप बात करते हो सीएए की, जैसे हिंदुस्तान में और कोई समस्या ही नहीं है। और अगर असम में 1600 करोड़ खर्च हुआ था तो सारे हिंदुस्तान में 50 लाख करोड़ खर्च होगा इस एक्सरसाइज के लिए। और अगर आपने 50 लाख खर्च ही करना है तो जो आपने वादा किया कि हर अकाउंट में 15 लाख रुपया दिया जाएगा, तो वो 50 करोड़ 50,000 करोड़ वो यहां दे दो ना। अपना वादा तो पूरा करो। हिंदुस्तान की समस्याएं ये भूल चुके हैं। ये सत्ता की समस्याएं जानते हैं, सत्ता कैसे पानी है और सत्ता कैसे तोड़नी है। So that's on the CAA. The next thing is very, very important. This morning, if you remember, in Manipur, the total strength of the assembly is 60. And the majority party has to have 31. The Indian National Congress got 28. The BJP got 21. They aligned themselves with, I think, the Nagaland People's Party and the NPP. And they took one person from the Congress, and he got elected on the ticket. On the day he was elected, the next day he became a minister. Then an application for disqualification was filed against him, and the speaker didn't decide that application, doesn't want to decide that application. So a writ petition was filed after a year. So after a year, the speaker gave notice. After giving notice, he again didn't do anything. So a writ petition was filed in the High Court. The division bench of the High Court, or the judge of the High Court, gave us very strong order saying that no, speaker must decide this issue, but I can't do anything because this matter is pending before 5 judges in the Supreme Court, so only Supreme Court can decide. So we filed a special leave in the Supreme Court. I argued the matter about 2 weeks ago, and the judgment came this morning. And what does the judgment say? It's not yet uploaded because one of the judges is not well. But I'll tell you what the broad parameters of what I heard in court by Justice Nariman when he pronounced the judgment are these. Number one, that the institution of the speaker has not worked to decide matters, disputes relating to disqualification. Parliament must now frame a law to have an independent tribunal and take away this power from the speaker. Parliament has been advised to have such a law. Number three, no speaker can delay deciding a matter, and the delay can not be more than 3 months. Every disqualification application has to be decided within 3 months. If there are some peculiar circumstances which do not permit him to decide within 3 months, he must give reasons as to why he cannot decide within 3 months. And they have directed the Manipur speaker to decide the matter within 3 months. And he says, the judge said, if he does not decide the matter, we are free to come back to Supreme Court for seeking appropriate directions. This means that the Tamil Nadu Assembly, also where the speaker has not decided, will have to decide within 3 months. It also means that in many other states where people have moved from one party to another and who have been made ministers and against whom disqualification petitions are pending, including Goa, will have to decide these matters in the next 3 months. This will change the political scenario of India. We're very happy. And the Supreme Court has also said that it seems that the minority judgment in Kehoto Holohan seemed to be right, that their fears seem to be justified. And that is why we need a change in the 10th schedule of the Constitution regarding the tribunal to decide, which tribunal is to decide on issues of disqualification. और तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो 10th शेड्यूल है, जहां डिस्क्वालिफिकेशन की याचिकाएं डाली जाती हैं और स्पीकर को फैसला करना होता है, हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि इस बारे में स्पीकर साहब डिले करते रहते हैं, फैसले नहीं देते, सालों साल गुजर जाते हैं।
तो इसलिए हमें आज कहना पड़ा है कि कोई भी याचिका डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अगर स्पीकर को आती है तो स्पीकर को 3 महीने में उसका फैसला करना पड़ेगा, और अगर वो 3 महीने में नहीं कर सकता तो उसको खास रीजंस देने होंगे लिखित रूप में कि 3 महीने में क्यों नहीं फैसला कर सकता। और क्योंकि वो ट्राइब्यूनल है, उसके फैसला आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इस केस में लगभग 2-2.5 साल निकल गए, और जो आपको मालूम है कि मणिपुर में 60 मेंबर की असेंबली है, वहां 28 कांग्रेस पार्टी को मिले थे, और वहां गवर्नर ने कांग्रेस को इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि जहां इनके गवर्नर होते हैं और हमारी मेजॉरिटी होती है तो उनको इनवाइट नहीं करते। तो इन्होंने बीजेपी को इनवाइट किया क्योंकि उन्होंने अलायंस पार्टनर्स के साथ, कुछ अलायंस पार्टीज के साथ फैसला करके, कि फिर भी उनकी केवल 30 बनती थी क्योंकि उनके 21 थे, और फिर उन्होंने एक कांग्रेस से ले लिया जो मंत्री बना दिया, और 7 और लोग फिर कांग्रेस से ज्वाइन कर लिए। तो उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन पेंडिंग था, स्पीकर फैसला ही नहीं कर रहा था, 2 साल गुजर चुके थे। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि स्पीकर का एटीट्यूड गलत है और उसको फैसला करना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहा कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मामला 5 जजेस को रिफर्ड है। तो फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील की, और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये महत्वपूर्ण फैसला किया है, और ये भी कहा है, एक सलाह दी है पार्लियामेंट को कि आप 10th शेड्यूल को बदलिए, और स्पीकर की जो पावर है उनके लेकर एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल प्रिजाइडेड ओवर बाय अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, उनको प्रिजाइड करने दीजिए, और उसके बाद ये फैसले जल्द से जल्द प्रॉम्प्टली होने चाहिए। और ये जो माइनॉरिटी जजमेंट केओटो होलोहोन की थी, लगता है कि जो उनके फियर्स थे कि ये सिस्टम काम नहीं करेगा, वो सही थे। तो इसलिए हम ये सलाह पार्लियामेंट को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, yeah, but I think the Home Minister knows more about the टुकड़े gang than we do, because हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कौन कर रहा है ये तो हिंदुस्तान जानता है। तो सरकार से पूछिए ना, क्यों नहीं वो जाते वहां, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? यस, No, you must understand this is an academic issue today. Because as you know, I told you the notification was issued for the NPR process to start on April 1, 2020. That process has not started. So there is no question of operational. See, CAA is nothing. What is CAA? It's only an act, right? It can only be operationalized if you do a door-to-door enumeration under the NPR, right? That starts only on April 1. So today that's not an issue, because nobody is not implementing or implementing the CAA. There is nothing to implement, right? Before that, there is already a matter pending. It's coming tomorrow in Supreme Court. Now after the 9 judges, that matter will be heard. So all this is academic. All this is completely academic, and we are trying to create a controversy out of nothing at this point. That situation has not arisen. And I am sure that something will be done to make sure that when the Supreme Court decides the matter, one way or the other, that will be the law of the country, like the Ram Janam Bhoomi, right? So once the Supreme Court declares the law, that's binding on everybody. Sir, yes. आपके सहयोगी मजीद मेमन, उन्होंने ये कहा है कि जब जनता सड़कों पर उतर गई, तब कांग्रेस के नेताओं को ये भ्रम फैलाने की क्या जरूरत है? इस एक राज्य CAA को रिजेक्ट कर सकता है या नहीं? उनके बयानों से भ्रम फैल रहा है। कौन सा किसने रिजेक्ट किया या नहीं किया, मुझे नहीं मालूम किसने किया या नहीं किया। अरे भाई, CAA पार्लियामेंट का लॉ है, अब उसको वो चैलेंज्ड हैं। हम कहते हैं कि असंवैधानिक है। मैंने ये झूठ आपके सामने रखे
धर्म के आधार पे कभी नागरिकता दी जा ही नहीं सकती। ये भ्रम की बात नहीं, ये तो सच्चाई की बात है। भ्रम तो वो फैला रहे हैं। सच्चाई ये है कि धर्म के आधार पे हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि आप नागरिकता दे ही नहीं सकते। मैंने आपको सब प्रावधान दिखा दिए, पढ़ के दिखा दिए। तो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हो, भय आप फैला रहे हो, लोगों को आप भड़का रहे हो, लोगों को आप गुमराह कर रहे हो। संसद में बैठ के आप गलत बयानी करते हो, असत्य बोलते हो, और ऐसा असत्य बोलते हो जैसे कि आप सच बोल रहे हो। Well, I think at this point, let us not get into that controversy. There is a challenge to this act, right? And there are various very, very strong grounds for challenging it. So let's see what Supreme Court does. And as and when those issues arise, we will deal with them. Siddharth, let him ask. यानी अभी कोई ऐसी बात, देखिए ऐसा है कि वो जो प्रक्रिया है वो 1 अप्रैल से शुरू होगी और 30 सितंबर तक चलेगी। 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगी और 30 सितंबर 2030 तक चलेगी। वो अब समय आया ही नहीं है। तो सीएए तो अपने आप में ना कोई उसका विरोध कर सकता है, ना उसका कोई वो तो केवल सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है कि यह असंवैधानिक है। तो प्रोसेस तो तब शुरू होगा जब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी संवैधानिक है या नहीं है। उस समय ये चर्चा होगी, बात होगी कैसे करना है, कैसे नहीं करना। अगर असंवैधानिक है तो सब रद्द हो जाएगा, अगर संवैधानिक है तो पता नहीं जनता क्या करेगी। ये तो जनता के ऊपर तय है। देखिए, जब 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 जनता के मन में अपनी खुद की नागरिकता पे प्रश्न चिन्ह उठ जाए तो वो उनकी जिंदगी का सवाल है। अगर आप कहो कि आपका यहां कोई हक नहीं है रहने का, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी वो आप ही जान सकते हो, वो गृह मंत्री नहीं जान सकते, वो तो निकालना जानते हैं। लेकिन उनके ऊपर क्या, जिस शख्स को आपने, जिस पुलिसमैन ने कपड़े उतार कर मारा, वो वही जानता है कि उसके ऊपर क्या बीती है। ये लोग नहीं जानते। तो जो आज के दिन हिंदुस्तान में वास्तविकता है कि हिंदुस्तान में हर जगह पे ये लोगों के दिलों में भय है, फिक्र है, चिंता है कि हमारा होगा क्या। हमारे पास डॉक्यूमेंट तो है नहीं, अगर हमसे कोई सवाल पूछेगा तो हम क्या कहेंगे। और ये चिंता इन प्रोटेस्ट के द्वारा दिख रही है। तो इस सरकार को इतना तो सोचना चाहिए कि चिंता के बारे में कुछ कहें, लेकिन ये मौन है और ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम करके दिखाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इनको राजनीतिक फायदा होगा, क्योंकि बंगाल में चुनाव आने वाला है। तो सोचते हैं कि बंगाल में फायदा होगा, फिर उसके बाद एक दो और प्रदेश में चुनाव आएगा, असम में चुनाव आएगा। तो असम में तो बेचारे डर चुके हैं, क्योंकि असम वाले तो इनकी बात मानेंगे नहीं। तो मतलब कि द इश्यू टुडे इन दिस कंट्री इज व्हाट आर द प्रायोरिटीज ऑफ दिस गवर्नमेंट। आर द प्रायोरिटीज टू अपलिफ्ट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, or are the priorities to get people involved in issues which will destroy their lives, destroy their livelihoods? When the economy is not functioning, when unemployment at a such high level, when our kisans are not getting anything, and all that is being done is trying to get foreign investment, even destroying the ordinary traders of this country. Because if online platforms
increase at the levels, trading at that level, what happens to the kirana shop? These are fears of ordinary people living ordinary lives with ordinary dreams. What we have in this country are people high up who have are extraordinary people, who have realized their extraordinary dreams. We just want ordinary people to realize their ordinary dreams, and therefore we want these extraordinary people to look at the concerns of ordinary people. But why is the Congress failing in really being an alternative? It's allowed the AAP to become the main. You know, whether Congress is failing or not failing has nothing to do with what is happening at the national level, right? BJP is also completely failed in Delhi. Yes. सर सीए पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसी के सिलसिले में एक सवाल है। बीजेपी के एक नेता ने बोला है कि अगर सीए के खिलाफ मुस्लिम एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट कर सकते हैं तो हिंदू भी सीए के समर्थन में एकजुट होकर वोट करेंगे बीजेपी। मैं समझता हूं कि ऐसे सवाल को ना तो आपको पूछना चाहिए और ना मुझे जवाब देना चाहिए। दैट इज माय व्यू ऑन इट। क्योंकि अगर ऐसे हम पढ़ेंगे ना तो जो वो चाहते हैं वही होगा, और हम चाहते हैं कि आम आदमी के लिए कुछ हो। आपको लगता है सर ये भड़काने के लिए दिया जा रहा है? क्या लगता है आपको? आज अमित शाह ने लखनऊ में बोला है कि किसी भी कीमत पर सीए वापस नहीं होगा। उसकी कीमत क्या है पहले ये तो बता दें। कीमत क्या है? उनसे पूछो कि कीमत क्या है। लोगों की हत्या, 28 मरे और 28 मरे, ये कीमत है? ये कीमत है? ऐसे बयान अगर गृह मंत्री देंगे ना तो तभी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये चाहते हैं। इनका मकसद कोई जनता से लेने देने का कुछ नहीं है। ये जनता से बहुत दूर जा चुके हैं। थैंक यू। So when these protests are going on, what else will these people do? What do you think these people will do? They will start sending notices to some other people also, and then bring somebody else also. See, let them see. The more important thing in this country is to deal with the concerns of our people, and this is all diversionary tactics. सर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट और पीएमएलए को डीक्रिमिनलाइज करने पर सरकार विचार कर रही है। पहले अपने एक्शंस डिक्रिमिनलाइज करें ना। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी प्राप्त कर पहले अपने एक्शंस, अपने सरकार के एक्शंस डिक्रिमिनलाइज करो, उसके बाद सोचो। थैंक यू।